नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्मम सुपथ चैनल में। और आज के 9 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले पीछे जो है पिछले 2-3 दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे द हिंदू में, तो वो जो छूट गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आज का जो पहला आर्टिकल उठाया है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है केवल जीवन के स्तर को लेकर के थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इसको उठा लिया है। पॉइंट वाइज मैनर में इसको देख लेंगे। तो ऑथर जो है ये लिखते हैं कि जो ऊंची इमारतों में लोग रह रहे हैं उनके जीवन का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। किस तरीके से गिरता जा रहा है ये देखिए। तो उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऊंची इमारतें होती कहाँ हैं। तो या तो जो है जहाँ शहरों में आबादी ज़्यादा है तो रोज़गार के लिए लोग आते हैं और धीरे धीरे इमारतें ऊँची बनती जाती हैं। तो भारत में ऐसे 8 शहर हैं जिन्हें टीयर 1 सिटीज़ की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। तो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ को आप समझ लीजिए कि जो 6वां सेंट्रल पे फाइनेंस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख या उसके ऊपर है वो टीयर 1 सिटीज़ में आते हैं, और जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, 50,000 से ऊपर है, मीन्स 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो ऐसे शहर जो हैं उन्हें टीयर 2 में रखा जाता है। और भारत में जो है 8 शहर जो हैं वो टीयर 1 में है। मेजर सिटीज़ देख लीजिए, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये 8 शहर जो हैं वो टीयर 1 सिटीज़ में हैं। तो कैसे जो ऊंची इमारतें क्या असर डाल रही हैं जीवन के स्तर पर। तो पहला पॉइंट ये कहते हैं कि इंटरपर्सनल कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ही आवश्यक पहलू है। और ये लोग ऐसे रहते हैं जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में एकदम अलग थलग रहते हैं, तो उस तरीके से रहते हैं जब ऊंची इमारतों में रहने लगते हैं। आप बहुत हाई फ्लोर पर, मान लीजिए 50 मंजिल की बिल्डिंग में आप 49वें फ्लोर पे अगर रह रहे हैं तो फिर आपका जो है इंटरपर्सनल कांटेक्ट लोगों के साथ ख़त्म हो जाता है, तो जो जीवन को नीरस बना देता है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं तो ऊंचे रहने की वजह से हाई कार्बन इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का उनके ऊपर, जबकि कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो जो नीचे की बस्तियां हैं उन बस्तियों में अगर समान जनसंख्या की बात करें तो कार्बन इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैसेस का उतना ज़्यादा नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं 45 से 60 फ्लोर वाली इमारतों में, तो उनमें जेंट्रिफिकेशन का मतलब जो है एक तरीके से कि जैसे अपने आप को अलग से आप जो है फील करने लगे कि हम जो है कुछ ज़्यादा ही सम्माननीय है, मीन्स आप स्वयं से ही स्वयं को केवल महत्व देना सीख जाएं, ये जेंट्रिफिकेशन है। तो उनके अंदर जो है जेंट्रिफिकेशन और इनइक्वलिटी जैसी चीज़ें घर कर जाती हैं, जबकि जो छोटी बस्तियां हैं या जो नीचे नीचे मतलब थोड़े छोटे घर हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें जो है रिजिलियंस और अफोर्डेबिलिटी आती है, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता रहती है उनके अंदर, और जो कुछ भी समस्याएं आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता रहती है। जबकि जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं उनके साथ ये चीज़ खत्म हो जाती है, उनके अंदर जेंट्रिफिकेशन और इनइक्वलिटी जैसी चीज़ें जगह कर लेती हैं। उसके बाद एक आर्टिकल हमारा पीछे छूट गया था कि अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दोनों में जो है जो एडमिशन होते थे स्टूडेंट्स के, उन एडमिशन में उनसे जो है उनकी रेस पूछी जाती थी फॉर्म भरवाते समय। तो रेस के बेस पे जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता था, मींस वरीयता दी जाती थी एडमिशन में। तो यूएस कोर्ट ने अभी उसको जो है इक्वल प्रोटेक्शन के आधार पर ख़त्म कर दिया और उनसे कहा कि आप लोग ये बताइए कि आप जो है ये किस बेसिस पे जो है रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं एडमिशन में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है। तो इंडिया में बात ये उठती है कि इंडियन कोर्ट चूँकि यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को लगातार फॉलो करते रहते हैं या उनके एग्जाम्पल्स लेते रहते हैं, तो क्या भारत में जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण पर आगे भविष्य में सवालिया चिन्ह लगाया जाने वाला है, या क्या भारत में भी आरक्षण को इक्वल प्रोटेक्शन के बेसिस पर समाप्त किया जा सकता है। तो ऑथर जो है लास्ट में कंक्लूजन यही निकालते हैं कि ऐसा जो है इंडिया में संभव नहीं है, या इंडिया के कोर्ट्स ऐसा नहीं करेंगे कि यूएस कोर्ट के इस डिसीजन से जो है कोई प्रभाव पड़े उनके ऊपर। इसके कारण बताए जाते हैं कि भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान अलग अलग 2 संविधान हैं, और दोनों ही अफर्मेटिव एक्शंस को लेकर के जो उनकी पॉलिसी है वो अलग है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब आप समझ लीजिए, अफर्मेटिव एक्शन इज ए पॉलिसी दैट एम्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मीन्स एक ऐसी पॉलिसी जो समान अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है फॉर हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड डेमोग्राफिक्स, जो लोग हिस्टोरिकली जो है किसी तरीके से जिनका प्रतिनिधित्व तो कम रह गया है, या फिर जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर
सेवाओं के क्षेत्र में या नौकरियों के क्षेत्र में जिनका प्रतिनिधित्व कम है, तो ऐसी जो माइनॉरिटीज़ हैं या ऐसे जो समुदाय हैं उनको बराबर समान अवसर मिल सके, इसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं सरकारों के द्वारा उनको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो यहाँ पे बात आती है कि दोनों संविधान जो है वो अफर्मेटिव एक्शंस के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और कैसे अलग है तो ये आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल प्रोटेक्शन के नाम पर मींस केवल एक फ्रेज के बेस पर जो है सबके साथ सोशल जस्टिस की बात करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए सबको, और उस इक्वल प्रोटेक्शन का जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है उस जज के ऊपर जो किसी केस की सुनवाई कर रहा होगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में ही जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 15 में शिक्षा को लेकर के आरक्षण मीन्स शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के बात की गई है, और आर्टिकल 16 में जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर के बात की गई है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 जो है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात की गई है, तो इसको पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। जबकि जो आर्टिकल 16 है जो कि जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करता है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही लागू मीन्स इंक्लूडेड था जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कभी पीटी के एग्ज़ाम में आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा संविधान जो है वो क्लियरली मेंशन करता है विशेषाधिकार के बारे में उन लोगों के लिए जो या तो हिस्टोरिकली ऑप्रेस किए गए हैं, जिनका इतिहास में शोषण किया गया है, या फिर जो सोशल बैकवर्डनेस के शिकार हैं। इसके बाद कहते हैं कि इसीलिए आप देख सकते हैं कि दोनों जगह डिस्कशन में अंतर आता है। भारत में डिस्कशन इस बात पर होता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स और पोस्ट मींस सीट और पोस्ट का कितना परसेंट जो है उसे रिजर्व रखा जाए स्टेट्स के द्वारा, ये क्वेश्चन उठता है। ना कि ये क्वेश्चन उठता है कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए या नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि जो बेनिफिशरी क्लास जिसे हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं उसकी पहचान कैसे की जाए। तो भारत के संविधान में चूंकि आर्टिकल 15 और 16 इंक्लूडेड है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो इसलिए हमारी बहस ही एक अलग तरीके की बहस है इस मुद्दे को लेकर के। हमारे इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ही अलग है। उसके बाद कहते हैं कि इक्वलिटी के मेजर पे भी दोनों देशों में जो है अलग अलग तरीके की व्याख्या की जाती है। भारत जो है वो सब्सटेंटिव इक्वलिटी पर जोर देता है, जबकि अमेरिका फॉर्मल इक्वलिटी पर जोर देता है। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब ये है कि इतिहास में किसी के साथ क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं, सबको समान अवसर एक साथ मिलेगा और अपना जैसे धीरे धीरे ग्रोथ कर पाएँ वैसे करें, ये उनके सोशल जस्टिस में आता है। जबकि इंडिया के लिए सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब है कि अगर किसी को हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड किया गया है या फिर कोई सोशली बैकवर्ड है तो उसे समाज में कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए अगर उसे कुछ प्रिविलेज भी देना पड़ता है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न करने पड़ते हैं उसके लिए, तो भारतीय संविधान जो है इस बात की भी अनुमति देता है। यही बात लिखी हुई है कि ट्रीट्स ऑल विथ सेम पैरामीटर्स इन यूएस रिगार्डिंग इक्वलिटी बट इन इंडिया रिजर्वेशन इज़ नॉट एंटीथेटिकल टू इक्वलिटी। और इसे समानता के विरुद्ध नहीं माना जाता आरक्षण को कि ये समानता का उल्लंघन कर रहा हो, बट ए टूल दैट फर्दर्स इक्वलिटी। तो हम लोग आरक्षण को ये मानते हैं कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा टूल है जो इक्वलिटी को आगे बढ़ाता है, इक्वलिटी को इंश्योर करता है, ना कि इक्वलिटी के अगेंस्ट है। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंटिव नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड लीड्स द जस्टिस टू प्रो रिजर्वेशन। तो ये जो नोशन है ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी का नोशन प्रो रिजर्वेशन अप्रोच को पैदा करता है, मींस रिजर्वेशन को वैलिड बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर अगर जो रिजर्वेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता पर भी जोर दिया जाए, संवैधानिकता के आधार पर भी अगर जांचने की कोशिश करें, तो एक प्रोविज़न जो है कोई, उस प्रोविज़न को ये कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो कहते हैं कि अगर कोई प्रोविज़न स्टेट का जो मोटिव है उस स्टेट के मोटिव को या स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, तो ऐसे प्रोविज़न को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। तो कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर ऑलरेडी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेजिटिमेट गोल्स फॉर रिजर्वेशन। तो इंडिया में एजुकेशन
और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को एज ए लेजिटिमेट गोल जो है पहले से ही संविधान में शामिल कर दिया गया है। किनके लिए? जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फिर जिनका इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन है इन सेक्टर्स में। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ एक क्वांटिफिएबल डाटा की, कि हमारे पास अगर जो है डाटा है इस बात का कि किसका प्रतिनिधित्व कैसा है, ज़्यादा है, कम है, तो हम उसके आधार पर अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्रोविज़न करते समय हम जो है जो लोग माइनॉरिटी नहीं है या जो मेजॉरिटी में है, तो उन लोगों के इंटरेस्ट के साथ में कोई छेड़खानी या उन लोगों के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हों। तो कहते हैं ऑथर कि 50% रिजर्वेशन के ऊपर कैप लगी हुई है कि रिजर्वेशन जो है मैक्सिमम 50% हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे जॉब्स हो चाहे एजुकेशन हो। तो इस तरीके से जो मेजॉरिटी सेक्शन है उस मेजॉरिटी सेक्शन के भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान। और साथ ही में आगे कहते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी पिछले समय में आया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक अलग रिजर्वेशन की कैटेगरी स्टार्ट की गई है, EWS। तो इस तरीके से भारतीय संविधान जो है आरक्षण को देखता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है सनसेट क्लॉज। तो सनसेट क्लॉज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सनसेट क्लॉज का मतलब आप देख लीजिए, इस सनसेट क्लॉज और प्रोविजन इज ए मेजर विद इन ए लॉ, रेगुलेशन और सूट दैट प्रोवाइड्स दैट द लॉ शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर ए स्पेसिफिक डेट। मीन्स जो लॉ होगा वो एक स्पेसिफिक डेट के बाद ही इफेक्टेड होगा या फिर उस डेट के पहले इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव टर्म आपने जो पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव की तरह है। तो सनसेट क्लॉज जो है वो लॉ को किसी स्पेसिफिक डेट के बाद ही लागू होने की बात करता है, अनलेस द लॉ इज एक्सटेंडेड बाय लेजिस्लेटिव एक्शन, जब तक कि संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से उसकी सीमा को बढ़ा ना दिया जाए। इसके बाद हमारा तीसरा आर्टिकल आता है चाइना को लेकर के। चाइना ने अभी हाल फिलहाल में 2 मटेरियल हैं, केमिकल एलिमेंट हैं, गैलियम और जर्मेनियम। तो गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग के सिस्टम को वहाँ पर अपने देश में लागू कर दिया है। और लाइसेंसिंग के सिस्टम के थ्रू गैलियम और जर्मेनियम दोनों के ही एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। मीन्स अब पहले से कम करेगा वो कंट्रोल। और अगर उसने यहाँ तक ये भी प्रोविज़न किया है कि अगर किसी ने जो है लाइसेंस के अगेंस्ट जाकर के या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाकर के एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने की कोशिश की तो उसे क्राइम माना जाएगा। तो कहते हैं यहाँ ऑथर जो है इसी बारे में चिंता जताते हैं कि ये जो चाइना ने स्टेप उठाया है गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का, इसका जो है क्या रीज़न है, या फिर इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो है कारण क्या रहा कि चाइना ने ऐसा कदम उठाया, और दुनिया के पास आगे क्या विकल्प हो सकते हैं, भारत के पास आगे क्या विकल्प हो सकते हैं। और इस तरीके के एलिमेंट्स को लेकर के, ये देखिए ये सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में यूज़ होने वाला एलिमेंट है, इसका बहुत ही ब्रॉड यूज़ होता है गैलियम और जर्मेनियम का, अभी हम लोग आगे आर्टिकल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन उठता है कि वाई इज़ इट ए मैटर ऑफ कंसर्न, इसमें चिंता की बात क्या है अगर गैलियम और जर्मेनियम पर उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन ज़्यादा टाइट कर दिया तो चाइना ने। तो कहते हैं कि गैलियम जो है उससे बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड, और ये गैलियम आर्सेनाइड जो है ये सेमीकंडक्टर्स का कोर सबस्ट्रेट है। मींस आप एक तरीके से जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में की एलिमेंट्स होते हैं, तो उस तरीके से गैलियम आर्सेनाइड जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो है की एलिमेंट है, यानी कोर सबस्ट्रेट है। और इसका यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, मोबाइल में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में जो चिपसेट्स बनते हैं उनमें, या फिर एलईडीज़ में जो डिस्प्ले वगैरह होती है, टीवी में आपने देखा होगा या कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह हो गया, तो ये जो एलईडी डिस्प्ले है इसमें, इन सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड का। और यहाँ तक इतना ही नहीं, इसके बाद ऑटोमोटिव में, लाइटिंग में, और सेंसर्स फॉर एवियोनिक जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं या फिर उनके लिए भी जो है सेंसर्स में यूज किया जाता है, स्पेस एक्टिविटीज़ में भी, डिफेंस सिस्टम्स में भी। तो आप देख रहे होंगे इसका कितना ब्रॉडर यूज है। तो इसलिए ये जो है मैटर ऑफ कंसर्न है, ये चिंता की बात है कि गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है या एक्सपोर्ट को कम करने की बात कर रहा है चाइना। उसके बाद कहते हैं
कि इसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी है जो है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स अलायंस के नाम से। ये ध्यान रखिएगा, पीटी में कभी कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट इससे बना सकते हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, ये यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स अलायंस, जो कि 80 मतलब ये कहती है, इसके अनुसार 80% ऑफ गैलियम जो है वो चाइना में ही प्रोड्यूस होता है। मींस चाइना जो है 80% ऑफ गैलियम का प्रोडक्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ तो आप समझ रहे होंगे 80% गैलियम अगर चाइना प्रोड्यूस करता है तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है अगर एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि चूंकि 80% गैलियम जो है वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है, तो बाकी जगह पे जो गैलियम कहीं थोड़ा बहुत प्रोडक्शन किया भी जा सकता है, तो लेकिन वो जो है उसमें उतनी प्योरिटी नहीं है, तो जो लागत आती है उस लागत की वजह से जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता है उनका गैलियम मार्केट में। फिर इसके बाद आगे बात होती है, तो इसलिए जो चाइना का प्रोडक्शन है वो डोमिनेंट पड़ता है बाकी के प्रोडक्शंस के ऊपर। फिर कहते हैं कि चाइना साथ ही साथ में 60% जर्मेनियम के प्रोडक्शन को भी होल्ड करता है। और ये जो जर्मेनियम है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि गैलियम जो है निम्न में से किस में यूज किया जाता है, जर्मेनियम किस में यूज नहीं होता है, इस तरीके के स्टेटमेंट वगैरह पूछ लेते हैं ना कभी कभी। तो जर्मेनियम कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आपने देखा होगा, जो इंटरनेट सर्विसेज के लिए जो बिछाई जाती हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, उनमें यूज होता है जर्मेनियम। इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस में, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस का मतलब आप समझिए, इंफ्रारेड जो है एक तरह का रेडिएशन होता है और इस रेडिएशन के बेसिस पर ये डिवाइस जो होती हैं इमेजेस को क्रिएट करती हैं, भले अंधेरा क्यों ना हो। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं थर्मल इमेजिंग जैसा काम करता है कि टेम्परेचर में जो चेंज आता है रेडिएशन की वजह से, उसकी वजह से हमें ये पता चल पाता है कि कहीं किसी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस जो है वो डिफेंस सेक्टर में बहुत मेजरली यूज की जाती हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, सर्विलांस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए, सैन्य परीक्षण के लिए, खास तौर से विशेष रूप से ये अंधेरे में इनका उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा जर्मेनियम का उपयोग जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस में किया जाता है और ये ऑप्टिकल डिवाइसेस जो हैं, जो वेपन होते हैं, वो वेपन हार्श कंडीशंस में अच्छी तरीके से यूज किए जा सकें, वर्क कर सकें, उनकी एबिलिटी अच्छी हो, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस में जर्मेनियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा जर्मेनियम से सोलर सेल्स में भी यूज किया जाता है। सोलर सेल में यूज इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो अच्छी बनी रहे और हीट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। इसके बाद आगे कहते हैं, तो जर्मेनियम का यूज भी आप समझ लीजिएगा, मींस जर्मेनियम और गैलियम का प्रोडक्शन या दोनों एलिमेंट कितने यूजफुल हैं हम लोगों के लिए, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यूरोपियन कमीशन जो है उसकी डिपेंडेंसी टोटली 71% और 45% सापेक्ष, यानी गैलियम के लिए 71% टोटली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर और जर्मेनियम के लिए 45% जो इंपोर्ट करता है उसके लिए डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। तो इसको जो है यूरोपियन कमीशन क्रिटिकल रॉ मटेरियल की कैटेगरी में रखता है, तो इसलिए जो है ये चिंता का विषय है यूरोप के लिए। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन एलिमेंट्स को क्रूशियल एलिमेंट्स मानता है, जो कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी, चूँकि आप देख रहे होंगे डिफेंस सेक्टर की चीज़ों में कितना ज़्यादा यूज़ है जर्मेनियम का, या फिर जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में जो है सोलर एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो सोलर एनर्जी को लेकर के सोलर सेल वगैरह में जर्मेनियम यूज़ हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद कहते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों करना पड़ा चाइना को, तो इसके पीछे जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप क्या है। तो कहते हैं कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 2022 में एक ऐसी ही एक्सपोर्ट कंट्रोलिंग मेजर्स की एक सीरीज, मींस एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले कुछ नियमों की एक श्रृंखला जो है उसको लागू किया और रीज़न ये बताया कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इसको जारी कर रहे हैं। चाइना ने भी सेम रीज़न का इस्तेमाल किया और उसने भी एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को जारी कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि यूएस ने वास्तव में ऐसा किया क्यों था, ये किया इसलिए था ताकि चाइना जो है उसको कंप्यूटिंग चिप्स
कम अवेलेबल हो, अच्छे से जो है अपने सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप और मेंटेन ना कर सके और एडवांस सेमीकंडक्टर्स को बना ना सके। इसलिए यूएसए ने जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को अक्टूबर 2022 में जारी किया था और बीजिंग और ये आरोप लगाया साथ ही साथ चाइना के ऊपर कि चाइना जो है वो एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अपने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और साथ ही में उनसे रिलेटेड जो भी लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग है उनको और बेहतर करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए जो है हम एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को लागू कर रहे हैं और चाइना ने भी वही किया और साथ में ये भी आरोप लगाया कि चाइना जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी कर रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा। इसके अलावा दूसरा रीज़न कहते हैं कि जापान और नीदरलैंड जो हैं उन्होंने भी इस साल इसी चीज़ को फॉलो किया। उन्होंने भी 2023 में एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को इस्तेमाल किया। देखिए ये कंट्री जो भी हैं ये या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, सेमीकंडक्टर रिलेटेड मटेरियल्स के, या फिर जो है इनके यहाँ गैलियम और जर्मेनियम का प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। तो जापान और नीदरलैंड ने भी जो है इसी तरीके के एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को अपनाया, एक कारण ये रहा। उसके बाद कहते हैं कि नीदरलैंड जो है, जो कि जहाँ एक फर्म है ASML करके, और ये जो है दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिप मेकिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है ASML नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड ने भी जब ये स्टेप उठाए तो इससे भी जो है एक चाइना को मतलब दिक्कत हुई। तो चाइना ने इन सारे मेजर्स की वजह से अपने यहाँ गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स को लागू कर दिया। अब इसके बाद बात आती है इंडिया की कि इंडिया को ये बात कहाँ तक इफ़ेक्ट करेगी। तो इंडिया को लेकर के एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, थिंक टैंक आप जानते होंगे, तो उसके एक एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पहली बार में मीन्स जो पहले ये सज्जन हैं, 2 सज्जनों के यहाँ पर व्यू रिकॉर्ड किए हैं इस आर्टिकल में। तो पहले सज्जन जो हैं उनका ये व्यू है कि इंडिया पर जो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पर और इसकी इंडस्ट्रीज़ पर। और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी कुछ टाइम के लिए। तो सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने की वजह से इंडिया और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पर असर पड़ेगा। दूसरा वो कहते हैं कि जो प्राइस बढ़ेंगे, चूँकि जब कम अवेलेबल होगा गैलियम और जर्मेनियम तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ होंगे। तो कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ेंगे एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर्स की वजह से, तो इससे जो है लागत बढ़ेगी। जो भी सामान हम भारत में बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों की लागत बढ़ेगी और चिप्स की अवेलेबिलिटी जो है उस पर असर पड़ेगा। और साथ ही में जो इंडिया के चिप मेकिंग प्लान है आगे फ्यूचर के लिए, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें इंडिया के चिप मेकिंग प्लान्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बोलते हैं कि ये जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स क्या खोज पाते हैं, मींस हम जो है जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो हम अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स क्या ढूंढेंगे, कैसा सप्लाई सोर्स हमें मिल पाता है, वहाँ से हमें किस तरीके का मतलब किस लागत पे या किस प्राइस पे हमें वहाँ से जो है माल इंपोर्ट कर पाएंगे, इस पर डिपेंड करेगा। फिर कहते हैं कि जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है वो कैसी हैं हमारी, क्या कैसी होंगी फ्यूचर में, इस पर डिपेंड करेगा। फिर कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अभी हुई है इंडिया US रिलेशंस में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के सप्लाई को लेकर के, जो हमने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लिया है इंडिया और US दोनों ने मिलकर के, तो उसके अंदर जो मिनरल सप्लाई का जो एग्रीमेंट किया गया, उस मिनरल सप्लाई के एग्रीमेंट के तहत अमेरिका या जो भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के देश हैं, तो वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के देश मिलकर के कैसी सप्लाई इंडिया को कर पाते हैं। अगर हमें हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग सारी सप्लाई मिल जाती है तो फिर हमारा मार्केट उतनी बुरी तरह से अफेक्टेड नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस जो हैं वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स पर, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर, और हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लाइक द इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक दूसरे सज्जन है राजीव मैत्रा, तो ये कहते हैं कि ये भारत के लिए एक मौके की तरह है, ये इसको भारत के लिए एक मौके की तरह देख रहे हैं कि ये जो है ये अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया है, जो कि
पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अभी तक, इंडिया के लिए बोल रहे हैं कि जो अभी तक पूरी तरीके से डिपेंडेंट है जर्मेनियम और गैलियम के इंपोर्ट पर, ये देखिएगा, विच इज़ टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट। तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आपको पीटी में मिल जाता है जर्मेनियम और गैलियम को लेकर के, तो आप एकदम जो है ध्यान रखिएगा कि टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। तो विच इज़ टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर जर्मेनियम एंड गैलियम। और इसके बाद जो है वो इशारा करते हैं इस तरफ कि जिंक और एल्यूमिना की इंडस्ट्री में गैलियम और जर्मेनियम जो है वो बाई प्रोडक्ट की तरह होते हैं। तो हम जो भी हमारी जिंक और एल्यूमिना की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट पर ध्यान दें। तो हमें जो है, अगर हम उससे वहाँ से वेस्ट रिकवरी करते हैं, तो वेस्ट रिकवरी के थ्रू हम गैलियम और जर्मेनियम की हमारी जो ज़रूरत है वो उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो हमें जो है जिंक और एल्यूमिना रिलेटेड इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट के रिफाइन प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो है जर्मेनियम और गैलियम में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट हो पाएँ। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि भारत में 2 एलिमेंट और भी ऐसे हैं जो मिलते हैं जिनको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडियम और सिलिकॉन। तो हम इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं सिलिकॉन को लेकर के। लेकिन एक बात है, इसको देख लीजिएगा कि देयर इज़ सम गुड क्वालिटी ऑफ सिलिका फीड स्टॉक अवेलेबल इन इंडिया। सिलिका का जो है अच्छा खासा भंडार भारत में है गुड क्वालिटी का, बट दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। लेकिन अभी वो इस फॉर्मेट में नहीं है कि उसे डायरेक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रिलेटेड प्रोडक्शन फॉर्म्स में यूज किया जा सके। तो हमें उसको जो है मेटलर्जिकल ग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें जो है कम लागत की बिजली की ज़रूरत होगी। तो इसी के साथ में अब ये लास्ट स्टेटमेंट देखिए, ये भी जो है इससे भी आपको पीटी में स्टेटमेंट बना करके दिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखेगी। और इसी के साथ आज हमारा जो देखिए आर्टिकल हमारे पास और भी हैं कई डिस्कस करने के लिए। तो अभी जो है पहला पार्ट ही डाले दे रहे हैं, बाकी के 2 आर्टिकल और हैं। तो उन 2 आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए जो है शाम तक दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे, ताकि हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। धन्यवाद।